वेलकम टू माय चैनल। पुनर्जन्म एक सेवक की रहस्यमय प्रेम कथा। भाग 1, धुंध में लिपटा अतीत। सब्सक्राइब टू माय चैनल माय ड्रीमी ड्रमलैंड। बरसात की एक काली रात थी। हवाओं में नमी के साथ एक रहस्यमय सन्नाटा घुला हुआ था। राजस्थान के एक पुराने महल, राजमहल हवेली में बिजली की गड़गड़ाहट के बीच मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ जिंदगी की आखिरी उम्मीद की तरह कांप रही थी। इस हवेली में दशकों से कोई नहीं रहा था, मगर आज अचानक वहां किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी। वो एक युवक था, रघु। साधारण वेशभूषा, आंखों में एक अद्भुत चमक और मन में कोई गहरी बेचैनी। वो वर्षों पहले इसी हवेली में सेवक के रूप में काम करता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह गया कहाँ, और अब पूरे 20 साल बाद वह लौटा था। न जाने क्यों, पर उसकी आंखों में जैसे अपने ही अतीत की तलाश थी। हवेली की दीवारों से जैसे कोई फुसफुसाहट निकल रही थी। हर कमरा, हर कोना जैसे कोई कहानी कह रहा था, जिसे रघु ही समझ सकता था। वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां कभी राजकुमारी नैना रहती थीं, वही नैना जिनके लिए रघु के मन में एक पवित्र प्रेम था। एक सेवक का एक राजकुमारी से प्रेम, समाज की सीमाएं, वर्ग की दीवारें, सबके पार जाकर वह प्रेम आत्मा से आत्मा का बंधन बन गया था। पर उस प्रेम को धोखा मिला। किसी ने विश्वासघात किया था। नैना की अचानक मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया था। कहा जाता है कि नैना ने आत्महत्या की, पर रघु को विश्वास नहीं था। वह जानता था ये हत्या थी, और उसका जिम्मेदार वही था जिसे उन्होंने अपना मित्र समझा था, युवराज विक्रम। रघु के लौटने का कारण यही था, सच को उजागर करना और अपने प्रेम की आत्मा को मुक्ति दिलाना। जब रघु ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर जड़े चित्र अब भी वैसा ही था, विशेषतः नैना की तस्वीर, जिसे रघु निहारता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फर्श पर बैठ गया। मैं आ गया, नैना, उसने बुदबुदाकर कहा। अचानक एक पुराना दर्पण हल्का कांपने लगा। उसकी सतह पर एक धुंधली आकृति उभरी। नैना की। क्या यह उसकी कल्पना थी, या कुछ और? रघु का पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं था, यह एक वादा था, एक अधूरी कसम जो अब पूरा होने को थी। भाग 2, रहस्यमय पत्र। हवेली की उस रात की खामोशी में नैना की धुंधली आकृति रघु की आंखों के सामने कुछ पल के लिए स्थिर रही, फिर अचानक गायब हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके शरीर में जैसे कोई पुरानी शक्ति लौट आई हो। वो समझ गया था ये सिर्फ यादें नहीं थीं, कोई आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी। वह धीमे कदमों से कमरे के उस कोने की ओर बढ़ा जहां एक पुराना संदूक रखा था। ये वही संदूक था जिसमें कभी नैना अपनी डायरी, पत्र और राज छुपाकर रखती थीं। उसने धीरे से उसका ताला तोड़ा, जंग खाया हुआ ताला जैसे वर्षों से खुलने का इंतजार कर रहा हो। संदूक में कई पुरानी चीजें थीं, रेशमी कपड़े, कुछ जेवर और एक किताबों का बंडल। लेकिन सबसे नीचे एक पीले पड़े कागज में लिपटा हुआ लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, रघु के लिए, अगर वह कभी लौटे। उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। कांपते हाथों से उसने वह लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था, नैना की सुंदर लिखावट में लिखा हुआ। प्रिय रघु, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो, तो शायद मेरा शरीर इस दुनिया में नहीं होगा, पर मेरा मन, मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे लिए वहीं होगी जहां हमने साथ समय बिताया। मैं जानती हूँ मेरी मौत को आत्महत्या कहा जाएगा, लेकिन तुम कभी इस झूठ पर विश्वास मत करना। विक्रम ने मुझसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया, तुम्हारा प्रेम। वह जानता था कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और उसने वह खेल रचा जिसमें तुमको हवेली से दूर कर दिया गया और मुझे इस दुनिया से। मगर एक दिन तुम लौटोगे, मुझे विश्वास है।
और तब हवेली के तहखाने में छुपे उस सच को उजागर करना जो आज भी वहां दफन है। तारांकन तुम्हारी, नैना। पत्र रघु के हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा का तूफान उमड़ रहा था। उसकी प्रेमिका की हत्या हुई थी और उसका सबसे बड़ा विश्वासघात किसी और ने नहीं बल्कि उसने किया जिसे वह कभी अपना मालिक मानता था। अब सिर्फ प्रेम नहीं था, उसके दिल में न्याय की आग भी थी और उस आग की लौ उसे वहीं ले जाने वाली थी, तहखाने की ओर। भाग 3, तहखाने का रहस्य। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। रघु के पैर तेजी से हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे जहां तहखाने का पुराना दरवाजा था। वर्षों से बंद पड़ा वह हिस्सा अब एक बार फिर खुलने वाला था। सीढ़ियां धूल और मकड़जाल से ढकी थीं। हर कदम पर अतीत की आहट गूंज रही थी, जैसे हर ईंट कुछ कह रही हो। उसके हाथ में अब भी नैना का पत्र था और उसकी आंखों में एक नई चमक। वह जानता था वह अकेला नहीं है, नैना की आत्मा अब भी उसके साथ है। जब वह तहखाने तक पहुंचा तो सामने एक लोहे का भारी दरवाजा था जिस पर जंग की परत चढ़ी हुई थी। उसने उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर अंधकार था, घना और डरावना, पर रघु ने न डरते हुए कदम आगे बढ़ाया। एक कोने में पड़ा पुराना लैंप उसने जलाया और तब जो सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। दीवारों पर पुरानी चित्रित पेंटिंग्स थीं, नैना और विक्रम की सगाई की झूठी तस्वीरें और एक कोने में पड़ा एक बंद बक्सा। उस बक्से पर नैना के नाम की मुहर थी। रघु ने वो बक्सा खोला। अंदर मिले कई दस्तावेज, एक पुरानी डायरी और एक चीज जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया, नैना की एक सोने की चूड़ी जिस पर खून के निशान थे। डायरी में लिखी अंतिम प्रविष्टि पढ़कर रघु स्तब्ध रह गया। विक्रम ने आज मुझे फिर धमकाया। वो कहता है अगर मैं रघु से दूर नहीं हुई तो वह रघु को मरवा देगा। मुझे अब समझ नहीं आता कि किसे बचाऊं, अपने प्रेम को या खुद को। शायद मुझे ही मिट जाना होगा ताकि रघु बच सके। अगर कोई एक दिन तहखाने तक पहुंचे तो जान ले मैं मरकर भी न्याय चाहती हूँ। रघु की आंखें भीग चुकी थीं, पर अब उनमें आंसू नहीं, ज्वाला थी। उसी पल तहखाने की हवा एक बार फिर ठंडी हो गई। उसकी पीठ के पीछे जैसे कोई खड़ा था। उसने पलटकर देखा, नैना की आत्मा सामने खड़ी थी। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी। अब तुम्हें सच मिल गया रघु, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, पर अब न्याय बाकी है। रघु ने सिर झुकाया, मैं वादा करता हूँ नैना, तुम्हारा सत्य सबके सामने लाऊंगा और उस विश्वासघाती विक्रम को सजा दिलाऊंगा। हवेली का तहखाना अब सन नहीं था, वह न्याय की लड़ाई का रणभूमि बनने जा रहा था। भाग 4, वापसी का द्वार। राजमहल हवेली में रघु का सामना नैना की आत्मा से होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं, सच्चाई थी। उस तहखाने में मिला खून से सना चूड़ी का टुकड़ा, डायरी और नैना की आत्मा की उपस्थिति, सब कुछ उसके भीतर आंधी की तरह गूंज रहा था। अब अगला कदम था विक्रम तक पहुंचना। 20 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। विक्रम अब उस रियासत का मालिक बन चुका था। वो एक नामी व्यवसाय, सम्मानित नागरिक और समाजसेवी कहलाता था, लेकिन रघु जानता था वह शैतान अभी भी इंसान की खाल में छुपा बैठा है। रघु ने हवेली को फिर से व्यवस्थित करने का नाटक किया। उसने गांव में ये खबर फैलाई कि वो हवेली को एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में दोबारा खोलना चाहता है। समाचार पत्रों में हवेली के पुनरुद्धार की खबरें छपने लगी और धीरे धीरे विक्रम तक भी यह बात पहुंची। एक दिन जब रघु हवेली के मुख्य द्वार पर काम देख रहा था, एक काले रंग की लग्जरी कार हवेली के सामने आकर रुकी। कार से उतरा एक व्यक्ति, ऊंचा कद, सफेद कुर्ता पाजामा, आंखों पर काला चश्मा, वही था विक्रम। उसकी चाल अब भी आत्मविश्वास से भरी थी,
लेकिन जब उसकी नज़र रघु पर पड़ी, उसके कदम एक पल को रुक गए। रघु, वह चौंका। रघु ने मुस्कराते हुए कहा, स्वागत है राजकुमार विक्रम सिंह जी। राजमहल हवेली अब भी आपका स्वागत करना जानती है। विक्रम ने खुद को जल्दी संभाल लिया। तुम जिंदा हो, इतने सालों बाद, जैसे आप देख रहे हैं, और हवेली भी अब जीवित हो रही है। रघु ने उसकी आंखों में सीधे देखा। विक्रम ने नजरें चुराई। उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था। रघु जानता था उसका शक सही था। अब अगली चाल चलने का समय आ चुका था। रात को रघु ने तहखाने में वह पत्र, डायरी और खून से सनी चूड़ी को ध्यान से एक केस फाइल में संजोया। वह अब सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन केवल कानून के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए भी। उसी रात हवेली के गलियारों में नैना की परछाई फिर दिखाई दी। अब क्या होगा रघु? उसकी फुसफुसाती आवाज आई। रघु बोला, अब वो राज खुलेगा जो तुम्हारी मौत के पीछे था, और फिर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। भाग 5। हवेली बनी अदालत। राजमहल हवेली अब फिर से जीवित लगने लगी थी। पुराने कमरों की मरम्मत हो रही थी, दीवारों से धूल हटाई जा रही थी, और गांव वाले हैरानी से देख रहे थे कि जो जगह दशकों तक वीरान रही, वह अब फिर से जग रही थी। पर इस नवीनीकरण के पीछे एक और गहरी योजना आकार ले रही थी, रघु की योजना। विक्रम अब नियमित रूप से हवेली आने लगा था। वो हर बार अपने ठहाकों और नकली अपनत्व के साथ आता, जैसे अतीत की कोई बात कभी हुई ही न हो। लेकिन रघु जानता था, ये वही आदमी है जिसने नैना को छीन लिया और अपने पाप को रजवाड़े की रोशनी में छुपा दिया। रघु ने हवेली के एक हिस्से को इतिहास संग्रहालय की तरह सजाना शुरू किया। उसने वहां नैना की तस्वीरें, पुराने दस्तावेज और हवेली की स्मृतियों को प्रदर्शित किया एक खास कमरे में। और उसी कमरे के एक कोने में उसने चुपचाप एक स्क्रीन लगाई जो तहखाने में गुप्त कैमरे से जुड़ी थी। उसने एक रात विक्रम को उसी तहखाने में बुलाया। आपके लिए एक खास हिस्सा दिखाना चाहता हूँ, जो अब तक किसी को नहीं दिखाया गया, रघु ने विनम्रता से कहा। विक्रम को कुछ शक तो हुआ, पर उसकी आत्ममुग्धता उस शक पर भारी पड़ी। वह नीचे गया, और जैसे ही उसने तहखाने में कदम रखा, सामने वही संदूक था, वही बक्सा और पास रखी थी डायरी। ये सब क्या है? विक्रम ने पूछा। रघु शांत खड़ा रहा। वो सब जो आपने छुपाया था, नैना की डायरी, खून से सनी चूड़ी और उसका पत्र। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब कहाँ से मिला? वहीं से, जहाँ आपने उन्हें दबाया था, रघु ने कहा, पर अब सब सामने है, और सिर्फ मेरे सामने नहीं, पूरे गांव के सामने। उसी पल हवेली के मुख्य हॉल में लगी स्क्रीन पर तहखाने का दृश्य लाइव दिखने लगा। गांव वाले, पंचायत सदस्य और कुछ पत्रकार सभी उस कमरे में थे। आपने मुझे फंसाया है, विक्रम चीखा। नहीं, रघु शांत रहा, आपने खुद को बेनकाब किया है। तहखाने की दीवारों ने विक्रम की घबराहट को देखा और नैना की आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। उसी क्षण हवेली की लाइट झपकी और हवाओं में फिर वह जानी पहचानी सर्द फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब सच बोला जाए, विक्रम, क्या तुमने नैना को मारा? विक्रम कांपते हुए उस डायरी की ओर देखकर चिल्लाया। हाँ, मैंने मारा उसे, क्योंकि वो एक सेवक से प्रेम करती थी, क्योंकि वह मेरी प्रतिष्ठा के रास्ते में थी। पूरा हॉल सन्न हो गया। रघु की आंखों में न आंसू थे, न क्रोध, बस शांति थी। उस क्षण हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी भीतर आई और तहखाने की एक दीवार पर नैना की आत्मा की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। वह मुक्त हो रही थी। भाग 6, न्याय और नई शुरुआत। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। हवेली के बड़े हॉल में जैसे समय रुक गया था। विक्रम के मुंह से निकले शब्द पूरे गांव,
मीडिया और प्रशासन के सामने गूंज रहे थे। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और आंखों में पहली बार डर था, वह डर जो वर्षों के अपराध के बोझ से उपजा था। गांव के सरपंच ने इशारा किया और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विक्रम को तुरंत हिरासत में ले लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं राज परिवार का हूँ, मुझे छू नहीं सकते। पर अब वह ताकत, वह अभिमान सब बिखर चुके थे। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने और गलत तरीके से संपत्ति हथियाने का केस दर्ज किया। डायरी, पत्र और वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत बनकर अदालत में पेश हुए। कुछ सप्ताह बाद अदालत ने विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मीडिया में इसे राजमहल मर्डर केस के नाम से जाना जाने लगा। हवेली, जो एक समय रहस्य और दर्द की गवाह थी, अब न्याय और सत्य का प्रतीक बन चुकी थी। रघु ने नैना की आत्मा के लिए एक छोटा सा स्मारक बनवाया, हवेली के उस आंगन में जहां कभी वे दोनों चुपचाप मिला करते थे। उस स्मारक पर लिखा था, यहाँ प्रेम अमर है, न जात पात देखता है, न जन्म। अब हवेली सिर्फ पत्थरों की नहीं, आत्माओं की भी विरासत बन गई थी। कुछ महीनों बाद रघु ने हवेली को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया, जहां युवा कलाकार, कवि और प्रेम कहानियां सुनाने वाले लोग आने लगे। वो खुद अब किसी सेवक की तरह नहीं, एक संरक्षक की भूमिका में था। और एक दिन हवेली में एक नई मेहमान आई, उसका नाम था चित्रा, एक इतिहास की शोधकर्ता। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो रघु ने कभी नैना की आंखों में देखी थी, जैसे आत्मा ने एक नया रूप ले लिया हो। रघु ने मुस्कराते हुए उसका स्वागत किया, जैसे दिल ने फिर से धड़कना सीखा हो। नैना की आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन प्रेम अब भी जिंदा था। भाग 7, पुनर्जन्म की परछाई। हवेली अब एक नई ऊर्जा से भर उठी थी। जहां कभी खामोशी और सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां जीवन था, संगीत, किताबें और दूर दूर से आने वाले लोग जो इस रहस्यमय हवेली की कहानी को सुनने आते थे। इन्हीं मेहमानों में एक चेहरा था, चित्रा, इतिहास की छात्रा जो नैना की कहानी पर शोध कर रही थी। जब वह पहली बार हवेली आई, रघु उसे देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ उसे नैना की याद दिला रहा था। पर रघु अपने भावों को दबाकर चित्रा को हवेली का हर हिस्सा दिखाने लगा। चित्रा बहुत विनम्र और जिज्ञासु थी, और जैसे जैसे वह नैना के जीवन के बारे में पढ़ती, उसके सवाल गहरे होते जाते। एक दिन उसने रघु से पूछा, क्या आप नैना से व्यक्तिगत रूप से मिले थे? रघु कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने उन्हें सिर्फ आत्मा से जाना है, जैसे आप हवेली के इतिहास से जुड़ी हैं, मैं उस इतिहास का एक हिस्सा हूँ। उस रात चित्रा हवेली की लाइब्रेरी में देर तक बैठी रही। अचानक एक पुराना संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक चूड़ी निकली, वही जिसे रघु ने तहखाने में देखा था, पर जिसे बाद में उसने नैना के स्मारक में रखवा दिया था। वह चौंक गई। उसने चूड़ी उठाई और उसी पल एक अजीब सी सनसनाहट उसके हाथ से पूरे शरीर में दौड़ गई। आंखों के सामने धुंध छा गई, और फिर एक झलक, वह स्वयं राजमहल की राजकुमारी के रूप में देख रही थी, सेवक रघु के साथ। वही प्रेम, वही आंगन, वही हवेली, सब कुछ जैसे वह पहले देख चुकी हो। चित्रा घबरा कर उठी और बाहर भागी। हवेली के आंगन में पहुंचकर उसने रघु को देखा, जो वहां पहले से खड़ा था, जैसे वह जानता था कि चित्रा को क्या दिखेगा। क्या ये मेरा भ्रम है? चित्रा की आवाज कांप रही थी। रघु ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, नहीं चित्रा, ये तुम्हारा अतीत है, जो अब तुम्हारे वर्तमान से मिल रहा है। रघु को अब पूरा यकीन था, चित्रा नैना का पुनर्जन्म थी। और चित्रा, वो अब खुद को एक रहस्य के भीतर महसूस कर रही थी, एक ऐसा प्रेम जिसे न तो मृत्यु मिटा सकी,
नहीं समय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।